Hello everybody, welcome to our classroom. This is Rinky and in this video we are going to continue chapter 1 of class 12th commerce OCM Gujarat board. I had uploaded part 1 and now this is the part 2 of this particular video and we are going to finish the chapter in this video. So where we had left in the last previous video was this difference between top level, middle level and bottom level of management. This difference between was completely explained and now we are going to study these functions of management. So let's begin without wasting any kind of time. See, the thing is, first of all, from this particular topic, two questions can be made. दो questions बन सकते हैं इस topic से. पहला है state and explain functions of management according to these people. These are 5 people. 5 लोग हैं जिनके हिसाब से आपसे वो functions of management पूछ सकते हैं. और इसमें से जो सबसे repeated questions होते हैं वो हैं आपके कून्स एंड ओडोनेल, फेयोल और जॉर्ज टेरी. ये तीन आपको अच्छे से लर्न करने हैं और ध्यान से अगर हम देखें ना तो इनमें कोई और डिफरेंस ज़्यादा है भी नहीं. अगर आप ऐसे ही इनको देखें, देखिए पहला है कून्स एंड ओडोनेल का, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल आ रहा है. जो हेनरी फेयोल है उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग आ रहा है. यानी सिर्फ एक सिंपल डिफरेंस है, इनमें आपके डायरेक्टिंग मिलेगा और सॉरी डायरेक्टिंग तो उसमें भी है, यहाँ पर आपको स्टाफिंग मिलेगा और वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा. ठीक है. फाइनली जो आप जॉर्ज टेरी का देखेंगे तो जॉर्ज टेरी में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सिर्फ 4 ही है, ना स्टाफिंग है और ना कोऑर्डिनेशन है. सिंपल है हमारा. और यहाँ पर देखो ये हम किस लिए करते हैं, सबसे मेन बात ये हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में हो सके, या जैसे हम चाहते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना उस तरह से हमारे काम बन सके. और इसीलिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस माना गया है. अब वो प्रोसेस हर इंसान के हिसाब से अलग अलग है. यहाँ पर 5 लोग दिए हुए हैं तो उन्होंने 5 प्रोसेस बता दिए. फिलहाल हमारे पास इनको हम एक नॉर्मल वे में स्टडी करेंगे एक एक करके. सबसे पहला जो आता है वो है आपका प्लानिंग. अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है. सबसे पहला, हमें पता है हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं इसी प्लानिंग के बलबूते पे. फर्स्ट लाइन इसकी आप देखेंगे ना, वही लिखे, इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर. भगवान भी हमारे भूतकाल को नहीं बदल सकते, लेकिन हम इंसान हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं. तो प्लानिंग मतलब क्या हुआ कि हम अभी ही बैठ करके फोरकास्ट कर रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं. सिस्टमैटिक मैनर में हम सोच के रख रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ कैसे करनी है, हम कब क्या करेंगे तो ऑब्जेक्टिव हासिल होगा, और सारी चीज़ें कहाँ से हम रॉ मटेरियल लाएंगे, कहाँ हम उसको बेचेंगे, सब चीज़ें वो पहले ही हम डिसाइड करके रखते हैं. और इससे क्या होगा ना, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए. तो इसीलिए जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप एक सही अल्टरनेटिव को चूज़ करें जिस पे आप अमल कर सकें. प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो आप चूज़ कर रहे हैं उसको आपको करना ही है. और इसीलिए प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है किसका, सिलेक्शन और प्रेफरेंस का. ठीक है. और प्लानिंग क्योंकि सबसे पहला स्टेप है तो ये बाकी के मैनेजरियल फंक्शंस का बेस है. प्लानिंग अगर खराब हो गया तो बाकी के सारे फंक्शंस खराब हो जाएंगे. अब आता है दूसरी चीज, वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या? अच्छा, यहाँ पर एक देखो सिंपल बात है, प्लानिंग आपके बिजनेस का क्या है, ब्रेन है. वो भी नीचे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो प्लान जो है वो ब्रेन है और ऑर्गेनाइजेशन उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है. यानी कि अगर ब्रेन प्लानिंग है तो पूरी बॉडी क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सबकी जिम्मेदारी, सबकी अथॉरिटी, यानी किसके पास क्या डिसीजन लेने का पावर है, क्या जिम्मेदारी है, ये सब हम क्लैरिफाई करते हैं. स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन टॉप पे रहेगा, कौन मिडिल में रहेगा, कौन बॉटम में रहेगा, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम डिसाइड करते हैं. जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कौन सुपरवाइज करेगा, किसके पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लोगों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप रहेगा, ये सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं. अच्छा, आगे देखो, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन का वर्क है, ब्रेन का वर्क क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेना. डिसीजंस कौन लेता है, ब्रेन लेता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, हमारी बॉडी के बाकी के सारे ऑर्गन्स करते हैं. तो सिंपली यहाँ पर भी उसी को हमें अप्लाई करना है. प्लानिंग बिजनेस का ब्रेन है, उसने तय कर दिया कि ये चीज ऐसे होनी है,
उसको करेगा कौन? ये आपका ऑर्गेनाइजिंग करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में यही सारी चीजें आएंगी, काम कौन करेगा, कब करेगा और कितनी देर में उसको फिनिश करना है, किस लेवल पे कौन रहेगा, सारी चीजें हम ऑर्गेनाइजिंग में तय करते हैं। थर्ड वाला आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफ मीन्स व्हाट? आपके वर्किंग मैन जो आपके लिए काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज जो हैं आपके आर्म्स और लेग्स हैं, यानी कि लिम्स हैं यूनिट्स के। आपके यूनिट के आर्म्स और लेग्स कौन है? आपके एम्प्लॉयज हैं। टेरी साहब बोलते हैं कि स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विथ अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर। टेरी के हिसाब से स्टाफिंग का मतलब है अच्छे मैन पावर को अपने पास लाइए, यानी अवेयर कराइए और मेंटेन भी कराइए। मेंटेन मतलब आपको ध्यान रखना है वो स्टाफ आपके इधर से जाए ना, ठीक है। चलो आगे देखो, कोई भी बिजनेस जब तरक्की करता है तो वो उसका मेन रीजन यही होता है कि उसके स्टाफ जो हैं खुश हैं कि नहीं। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के ऊपर ही आपका सारा सक्सेस है। अच्छा, स्टाफिंग में कुछ चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सही पोजीशन पे, सही टाइम पे, सही नंबर में, सही क्वालिफिकेशन के साथ आप एम्प्लॉयज को लेकर के आए। रिक्रूटमेंट मतलब कंपनी में जगह दें। अच्छा, इसके अंदर कुछ और चीजें आती है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिसमिसल, रिटायरमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज। ये सारी हम, जो इसका चैप्टर अलग है स्टाफिंग का ना, तब हम उसमें ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें देखो, सिंपली स्टाफिंग मतलब क्या? आपने स्टाफ को अंदर ला दिया, वो जरूरी नहीं है। आपको उनका मोरल जो है, उनका कॉन्फिडेंस जो है, वो धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि वो आपकी कंपनी के लिए अच्छे से काम कर पाए। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, वो हैप्पीली आपके ऑफिस में आए और हैप्पीली जाएं, ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी। अच्छा, अब जो है प्लानिंग, जो है मैन पावर प्लानिंग, मतलब जो आपका ये स्टाफिंग है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर चला गया। इसको एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं। और अब जो है इस पे ध्यान दिया जाता है कि आपका स्टाफ जो है सेटिस्फाइड रहे। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाइड स्टाफ आपके बिजनेस का एक इनवैल्यूएबल एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? दूसरों को गाइड करना, सुपरवाइज करना उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकम्प्लिशमेंट के लिए। डायरेक्शन का सिंपल मीनिंग है रास्ता दिखाना, एकदम सिंपल मीनिंग है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है। अगर मान लो मैं किसी को डायरेक्ट कर रही हूँ और मुझे ही वो चीज नहीं आती, तो मैं सामने वाले को गुमराह करने के सिवाय कुछ और कर भी नहीं सकती। तो डायरेक्शन जो है, अगर आपके सुपीरियर्स, यानी आपके ऊपर वाला जो है, वो आपको सही डायरेक्शन देता है, तो आपके सारे बाकी के जितनी चीजें हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब अच्छे से चलेंगे। अगर वो डायरेक्शन ही अच्छा नहीं है तो सब फेल होते चले जाएंगे, ठीक है। आपने जितना रॉ मटेरियल खरीदा, मशीनरी खरीदी, स्टाफ खरीदा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर आपका सुपीरियर प्रॉपर डायरेक्शन आपको नहीं दे रहा है तो। अच्छा, डायरेक्शन के अंदर कुछ एक्टिविटीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबॉर्डिनेट्स, यानी अपने से नीचे वाले इंसान को डायरेक्ट करो, उनको सुपरवाइज करो कि आपने जिस तरह से उनको सिखाया क्या वो उस तरह से कर रहे हैं। उनको ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस दो, काम को फिक्स करो कि क्या काम कितनी देर में करना है। वर्कर्स को मोटिवेट करो, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करो, ये सारे काम डायरेक्शन में आता है। और डायरेक्शन जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कंट्रोलिंग के बारे में देखो। कंट्रोलिंग को नॉर्मली ना, हम और आप जैसे लोग एक नेगेटिव एस्पेक्ट समझते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं मतलब वो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, ऐसा वैसा। बट कंट्रोलिंग एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग एक्चुअली वैसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपने एफर्ट्स, रिजल्ट, रिसोर्सेज और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में बैलेंस बनाए रखा, उसको अपने बोल देंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग और लास्ट फंक्शन हो जाएगा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि सारी बिजनेस एक्टिविटीज जैसे आपने प्लान किया था वैसे हो रही हैं कि नहीं। और इसीलिए जब आप कंट्रोलिंग का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब वो बताता है कि कंट्रोलिंग जो और प्लानिंग एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, एक हेड है तो दूसरा टेल है, ठीक है। अच्छा, पहले ट्रेडिशनली हम क्या समझते थे कंट्रोलिंग को, कि एम्प्लॉय की एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करना या उनके साथ स्ट्रिक्टली चलना, पनिशमेंट देना या उन पे फाइन लगाना, ये सब जो है कंट्रोलिंग में आता है। लेकिन अब ये जो है नेगेटिव अप्रोच हो गया है, ठीक है। ये सब चीजें अब नेगेटिव में चली गई हैं। और अब जो है कंट्रोलिंग को पॉजिटिव कंसेप्ट बना दिया गया है मॉडर्न टाइम में। पहले के टाइम पे कंट्रोलिंग अलग होता था, आज के टाइम में कंट्रोलिंग अलग है।
आज के टाइम में कंट्रोलिंग मतलब क्या, खाली करेक्ट करना, वो सिर्फ एक करेक्टिव एक्टिविटी बन करके रह गई है, क्योंकि कंट्रोल किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता बल्कि उनको राइट डायरेक्शन में लेकर के जाता है कंट्रोल जो है वो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग देखो क्या है। अच्छा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, गिव द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपके मैनेजमेंट के हर एक स्टेज पे चाहिए। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन आपको एक अश्योर करेगा कि हाँ, आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश हो जाएंगे। कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, या कोई भी काम को आप अच्छे से पूरा नहीं कर सकते जब तक आप कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए वर्क को इजी बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट करना बड़ा ज़रूरी है। इसका मीनिंग देखो, टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमंग द इन डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द बिजनेस यूनिट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई शर्ट की फैक्ट्री है, और शर्ट की फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट में शर्ट का कॉलर बनता है, एक डिपार्टमेंट में शर्ट का फ्रंट और बैक बनता है, और एक डिपार्टमेंट में मान लो उसकी स्लीव्स बनती हैं। लास्ट वाले डिपार्टमेंट में बटन और ये सब लगाए जाते हैं जो एक्सेसरीज हैं शर्ट के ऊपर। अब मान लो कि कॉलर बनाने वाले ने सब काम कर दिया, 100 शर्ट्स का ऑर्डर है, 100 कॉलर बन के रेडी हो गए, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट ने जो फ्रंट और बैक का है वो बनाया ही नहीं, और बाकी के दोनों डिपार्टमेंट्स ने भी। अब देखो, लास्ट वाला डिपार्टमेंट बटन्स लगाने का काम तो तब कर पाएगा ना जब शर्ट पूरी बन करके रेडी हो जाएगी। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कोई भी जगह पर हो, वो होना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी था। ठीक है। अच्छा, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखो। सबसे पहला, कोऑर्डिनेशन सारी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन हर लेवल, टॉप, मिडिल और बॉटम तीनों पे चाहिए। कोऑर्डिनेशन का सक्सेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, यानी अगर आप एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, जो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो पास ऑन कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के बिना कुछ भी नहीं है। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे का सहयोग करके चलना। अगर मेरा एम्प्लॉय कहीं किसी चीज़ में अटक गया है तो उसको वहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी भी है, सिर्फ हायर अथॉरिटीज़ की नहीं है, मेरी भी है। अच्छा, आप अपने बिजनेस रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन है तो। और कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का सोल बोलते हैं। अब देख लो, पूरी ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। प्लानिंग आपका ब्रेन है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आपकी बॉडी है, स्टाफिंग आपके लिम्स हैं, और ये जो कोऑर्डिनेशन है ये आपका सोल है। बन गई ना बॉडी। चलो आगे बढ़ें इम्पोर्टेंस पे। कोऑर्डिनेशन जो है ये सारी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको इफेक्टिव बनाएगा। कोऑर्डिनेशन सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को ईजिली करना पॉसिबल कर देगा। कोऑर्डिनेशन कभी भी काम को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगा। यहाँ तो काम की डुप्लीकेशन की भी होने की संभावना बिल्कुल नहीं। डुप्लीकेशन मतलब क्या, आपके काम को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में हार्मनी लेकर के आता है। कोऑर्डिनेशन बैलेंस बनाता है ऑर्डर और टाइम के बीच में। और कोऑर्डिनेशन जो है हमारे प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करता है हमें कि हम उसको अकम्प्लिश कर पाएँ। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कुल मिलाकर के 4 फंक्शनल एरियाज हैं, जिनका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और लास्ट में आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की हम सबसे पहले बात करें, मूविंग ऑन। अच्छा, इसमें देख लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने की सर्विसेज को बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर कुछ चीज़ें आती है, एग्जांपल है मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल्स प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस। अब इनका मीनिंग समझे। मार्केट रिसर्च मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड मतलब आप कैसे उसको उस जगह तक पहुंचाएंगे। सेल्स प्रमोशन यानी आप कैसे अपने सेल्स को बढ़ाएंगे। स्टोरेज यानी कहाँ उसको स्टोर करेंगे। और इंश्योरेंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको ये भी पता चलता है कस्टमर की नेसेसिटी क्या है। यहाँ पर आप गुड्स को और सर्विसेज को
पहले तो कन्वर्ट करते हैं, मतलब जो ज़रूरत है उसको पहले आप बनाएँगे और फाइनली वो कस्टमर तक उसको पहुँचाएँगे, ठीक है? और इससे आपके कस्टमर्स भी सैटिस्फाइड रहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन भी प्रॉफ़िट में चलेगी और रिसोर्सेज़ का यूज़ भी हो जाएगा। इसके कुछ फंक्शंस हैं, इन जो ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं 4 पीस। इसको लर्न करना बड़ा ज़रूरी है, ये जो आपके चारों हैं, ये और कुछ नहीं, ये आपके 4 पीस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है प्रोडक्ट मिक्स, फिर है प्राइस मिक्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं प्लेस मिक्स और फाइनली आता है प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा कि प्रोडक्ट दिखता कैसा है, उसका कलर, साइज़, उसका शेप और बाकी की सारी चीज़ें, वेट, प्रिंट, पैकिंग, गारंटी ऑफ वर्क, आफ्टर सेल्स सर्विस जो हम देते हैं और प्रोडक्ट की वैराइटीज़। ये सब प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है या प्रोडक्ट के क्वालिटीज़ हैं। दूसरा आपका प्राइस, प्राइस मतलब क्या, कस्टमर जो है एक्सपेक्ट करता है कि आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स दें उसको और वो भी कम दाम में, यानी आपके पास सेल्स पॉलिसी हो गई, क्रेडिट पॉलिसी या डिस्काउंट के रिगार्डिंग, होलसेल रिटेल जो आपका सेल्स है, ये सब आपका जो कमीशन भी देते हैं ना वो मीडिएटर्स को, मीडिएटर्स मतलब कौन, अगर मान लो रिटेलर कौन है, मीडिएटर है होलसेलर से लेके कस्टमर के बीच में रिटेलर आ रहा है उसको भी कमीशन मिलता है, यहाँ दूसरे भी मीडिएटर्स होते हैं जिनको कमीशन मिलता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हमें पता चलता है कि कैसे आप उसको सेल करेंगे। अब उसके कुछ तरीके हैं, पहला है डायरेक्ट सेलिंग, फिर आता है होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, या जो आपकी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है वो सब आप इसमें देखते हैं। और फाइनल आता है लास्ट वाला आपका प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या, आपको अगर अपनी सेल को बढ़ावा देना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, पब्लिसिटी, सेलिंग थ्रू सेल्समैन, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो प्रमोशन मिक्स जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये सेल बढ़ाता है और इसीलिए प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। सेकंड वाला जो है वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन सब का हम ध्यान रखते हैं। जो हमारे बिजनेस यूनिट में एम्प्लॉइज काम करते हैं वो हमारे लिए लाइव एसेट हैं और उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो चीज़ आती है ये आपकी एचआरएम में आती है। कोई भी बिजनेस की सक्सेस उसके एम्प्लॉइज पे डिपेंड करती है और इसीलिए आपके एम्प्लॉइज का अगर नीड सेटिस्फाई होगा, अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा जहाँ पर वो खुद की ग्रोथ भी कर सके, ऐसे को बोलेंगे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, और इन सब चीज़ों की प्रॉपर आप केयर करेंगे तो आपका मैनेजमेंट अच्छे से हो जाएगा स्टाफ का। इसके मीनिंग में देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके कंसिडरेशन में लेता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस लाइक डिसलाइक और पर्सनल डेवलपमेंट एंड नेसेसिटी, ये सारी चीज़ों की ध्यान एचआरएम में रखी जाती है, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज। एचआरएम के ज़रिए कोई भी बिज़नेस जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर सकता है, साथ-साथ में जो आपके स्टाफ हैं उनके अपने भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकते हैं। स्टाफ का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरी सैलरी बढ़े सबसे पहली बात, मेरा नॉलेज बढ़े और मेरा टाइम वेस्ट ना हो, काम होना चाहिए, स्टाफ यही सोचता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है एम्प्लॉइज़ को मैनेज करना, क्योंकि वो आपके बिज़नेस के एक वैल्यूएबल एसेट हैं। ये आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा और पर्सनल यानी उन आदमियों को जॉब के लिए डेवलप करेगा। एचआरएम जो है वो ये भी इवैल्यूएट करता है कि कौन से एम्प्लॉयी का कैसा परफॉर्मेंस है और उस हिसाब से वो उसको सही पोजीशन पे जगह देता है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। क्या मीनिंग है इसका? आपकी कंपनी से कोई लेबर निकल करके दूसरी कंपनी में बार बार नहीं जाएगा। इसको बोलेंगे लेबर टर्नओवर रेट को कम करना, और ये आपके स्किलफुल एम्प्लॉयज को आपके पास रहने देगा क्योंकि आपके लिए वो अच्छे हैं लंबे समय के लिए। अच्छा, एचआरएम के अंदर आप उनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देते हैं जिससे उनके एंथुजियाज्म और एफिशिएंसी बूस्ट होती है। इससे कंपनी की वैल्यूज मेंटेन होंगी और बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। इसके इम्पोर्टेंस देखिए, सबसे पहला है एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज विल इंक्रीज, उनका वो काम करने का तरीका अच्छा बनता जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी आपकी, बिजनेस का प्रेस्टीज जो है वो मेंटेन होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स में स्टैंडर्ड्स और अच्छे हो जाएंगे, जो गुड्स और सर्विसेज आप पहले बेचते थे अब आप उससे अच्छे बेचेंगे। फिर आता है कि फीलिंग ऑफ वननेस आता है सबके बीच में कि सारे एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, वी आर लाइक अ फैमिली।
फिर आता है आपके बाकी के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो। लेबर टर्नओवर रेट जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। जॉब सेटिस्फैक्शन उन लोगों के मन में रहेगा कि हाँ, हमारी कंपनी अच्छी है, हमारी जॉब अच्छी है, हम काम करते समय खुश हैं। और एचआरएम के कारण आपका जो एम्प्लॉय है उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है और इसीलिए इंडस्ट्रियल पीस का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। थर्ड नंबर जो आता है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, फाइनेंस जो है वो बिजनेस का लाइफ ब्लड कहा जाता है। ठीक है, अभी वापस देख लो, बॉडी के वही पार्ट्स रिवाइज करें तो प्लानिंग ब्रेन है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, स्टाफ जो है लिम्स है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन उसका सोल है, और लाइफ कौन है आपका, फाइनेंस है। तो कोई भी एक्टिविटी बिना फाइनेंस के नहीं हो सकती। शुरुआत से लेके एंड तक फाइनेंस चाहिए, मतलब चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये फाइनेंस फंक्शन से डील करता है। कैसे आप फाइनेंस को लेकर आएंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, कहाँ उसको ज्यादा लगाएंगे, कहाँ कम लगाएंगे, ये सब इसमें आता है। ये जो है बड़ा आइडियल और एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए, एरे गैरे का काम नहीं है ये। अच्छा, इसमें देखिए कुछ इसके फंक्शंस हैं कि फाइनेंशियल नीड्स का अंदाज़ा लगाओ, कहाँ कितनी ज़रूरत है वहाँ उतना कैश डालो। फाइनेंशियल प्लान्स बनाइए टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। कुछ प्लान्स 1 ईयर के लिए होते हैं, कुछ 5 ईयर्स के लिए होते हैं, कुछ और लंबे टाइम के लिए होते हैं। बजट बनाइए, उसके हिसाब से फंड्स दीजिए। कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करिए। अच्छा, कैपिटल में आपने अगर देखा हो अकाउंट्स में, शेयर कैपिटल के चैप्टर में प्रेफरेंस शेयर भी आता है, इक्विटी शेयर आता है, डिवेंचर्स आते हैं। ये 3 मेन है हमारे लिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वो लोग डिसाइड करते हैं, इसी को कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको तीनों नाम बताए। और कहाँ से कितना आप कैपिटल लेकर के आएंगे ये सिलेक्ट करके रखो। जो फाइनेंस को अक्वायर करने का प्रोसीजर है, शेयर्स बेचने का अपना अलग प्रोसीजर है, आईपीओ वगैरह सुनते होंगे आप, तो वो प्रोसीजर करना इस डिपार्टमेंट का काम है। जो फंड्स आए हैं उसको सही से यूज करो और इन पे कंट्रोल रखो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे कंट्रोल होना जरूरी है। फाइनेंशियल पॉलिसी बनाओ, टैक्सेस के लिए प्लान करो, और असेट्स का अरेंजमेंट करो। ये सारे आपके इसके फंक्शंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। लास्ट वाला जो आता है वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब क्या, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड गुड्स तक बनाने का काम आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आएगा। ठीक है, और ये काम ह्यूमन एफर्ट्स के साथ ही हो सकता है, सिर्फ मशीनरी इस काम को नहीं कर सकता। ये काम हम क्यों करते हैं, ताकि हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। मैंने ये पहले भी एग्जांपल दिया कि शुगर केन जो है उसको हम चाय में नहीं डाल सकते, लेकिन शुगर केन से निकली हुई शुगर को हम चाय में डाल सकते हैं। तो कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी चाय पी के। चलो आगे देखें। प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग, डिसाइडिंग प्रोग्राम, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन, और ये सबको कंट्रोल में रखना आता है। इसके फंक्शंस देखो, प्रोडक्शन प्लान को डिसाइड करना है, प्रोडक्शन रिसर्च करना है कि कैसे हम और चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करना है और साथ साथ में प्रोडक्ट मिक्स को भी डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी और मशीनरी को सिलेक्ट करो, डिसीजंस लो रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज लेआउट, कैसा आपका प्रोडक्ट दिखेगा वो सब डिसाइड करो, और रिक्वायर्ड मटेरियल का एस्टिमेशन लगाओ, और प्रोडक्शन की बाकी की चीज़ों की जो ज़रूरत है उसको लेकर, मतलब पहले अंदाज़ा होना चाहिए कि ये सब चाहिए होगा, तो उसको अरेंजमेंट करके रखें। प्रोडक्शन कंट्रोल होना ज़रूरी है, क्वालिटी कंट्रोल होना ज़रूरी है। किसी भी हालत में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार वो गुडविल नीचे चली गई फिर उसको ऊपर लाना बहुत मुश्किल है। ऐसी एक्टिविटीज करो जहाँ आपका खर्चा कंट्रोल हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, यानी कम खर्चे में ज्यादा आप प्रोड्यूस कर पाए। और फाइनली आप अपने प्रोडक्शन में वेरिएशन लाइए, नई नई चीजें करते रहिए, और सिंप्लीफिकेशन भी लाइए, काम को आसान बनाइए, मुश्किल नहीं। तो ये एंड है इस चैप्टर का। होपफुली ये पार्ट 2 आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हेल्प मी रीच 1K सब्सक्राइबर्स इफ यू कैन। Thank you so much. Have a good day.